देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर चुके थे। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। थ्योरी के हैं, एक ही क्वेश्चन के कई कई पार्ट हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 3 और किसी के 5 पार्ट हैं, इस तरह से दिए हुए हैं। इन एक एक पार्ट को अपन उसके साथ साथ ही अपन सोल्व करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। यानी कि इसमें अपन को ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन के अंदर से अपन को ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन या कौन सा वाला पार्ट अपने लिए इसके अंदर क्या है, सही है, ये अपन को इसमें देखना है। तो देखिएगा नंबर ए, पहला जो क्वेश्चन है नंबर ए के रूप में, नंबर फर्स्ट कुछ भी कह दें। क्वेश्चन में कह रहे हैं जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ऑब्लिक घटती है। देखिए ऑब्लिक अपरिवर्तित रहती है। ऑब्लिक अपरिवर्तित रहती है। देखो भाई ये अपने पास क्वेश्चन है, यानी ये पूछ रहे हैं अगर कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य कर रहा है तो उसके धनात्मक कार्य करने पर उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, घट रही है या अपरिवर्तित। इन तीन में से अपन को आंसर देना है और उसको अपन को कारण सहित भी बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये आंसर सही होगा तो ये क्यों होगा। तो देखिएगा सोल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन में अपन देखें तो देखो किसी भी संरक्षी बल के लिए ये अपने पास क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कि देखो संरक्षी बलों के लिए अपन प्रूफ कर चुके थे कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, गतिज ऊर्जा में, और ये माइनस डेल्टा यू। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं संरक्षी बल के लिए कि W इजिकल टू डेल्टा के। अब अपन जानते हैं कार्य को इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, धनात्मक का है, यानी कि W अगर पॉजिटिव है, W के पॉजिटिव होने पर इसका मतलब डेल्टा यू कैसा हो गया भाई, नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव होने पर डेल्टा यू यानी कि स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन कैसा होगा, नेगेटिव। स्थिर ऊर्जा नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि कार्य धनात्मक होने पर स्थिर ऊर्जा में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो अपन कह सकते हैं अर्थात कार्य के धनात्मक होने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है।
तो इसमें राइट आंसर कौन सा हुआ, घटती है। ये लो भाई, ए पार्ट अपन ने इसका कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बी पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन का। ये क्या कह रहा है बी पार्ट, ये कह रहा है किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिमाण। किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिमाण सदैव इसकी कार्य का परिमाण सदैव इसकी। अब इसमें भी ऑप्शन दिया गया है भाई, सदैव इसकी गतिज ऑब्लिक स्थितिज। गतिज ऑब्लिक स्थितिज ऊर्जा में क्षय होता है। ऊर्जा में क्षय होता है। इनमें से एक आंसर अपन को देखना। देखो अब देखिएगा भाई, इसमें भी क्या आंसर आएगा अपने पास। तो गौर कीजिए, किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिमाण सदैव इसकी क्या हानि होती है, गतिज ऊर्जा की हानि होती है। किसकी हानि होगी, इसमें गतिज ऊर्जा में कमी होती है। इसका मतलब इसमें सही आंसर कौन सा होगा, गतिज ऊर्जा में क्षय होता है। ये आंसर हो गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके लिए, यो कह सकते हैं घर्षण के विरुद्ध कार्य के परिणाम स्वरूप। तो देखो, घर्षण के विरुद्ध कार्य के परिणाम स्वरूप, घर्षण के विरुद्ध कार्य के परिणाम स्वरूप गतिज ऊर्जा में कमी आती है। गतिज ऊर्जा में कमी आती है। ये लीजिए भाई, ये भी अपने पास क्लियर हो गया। तो दो क्वेश्चन अपन ने, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन बात करेंगे इसके अगले पार्ट की, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर इसका सी है। देखिए क्या कह रहे हैं। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। नंबर सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी कह रहा है किसी बहुकर्ण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की दर, किसी बहुकर्ण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की दर, कि कुल संवेग परिवर्तन की दर, किसी बहुकर्ण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की दर, कुल संवेग परिवर्तन की दर निकाय के बाह्य बल की दर, निकाय के बाह्य बल ऑब्लिक आंतरिक बलों, निकाय के बाह्य बलों ऑब्लिक आंतरिक बलों,
आंतरिक बलों। तो देखो क्या कह रहे हैं, निकाय कुल संवेग में परिवर्तन निकाय के बाह्य बल ऑब्लिक बाह्य बल ऑब्लिक आंतरिक बलों के योग के अनुक्रमानुपाती होती है। बलों के योग के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए भाई, ये अपन को दिया है, अब इसको अपन सोल्व करते हैं कि कौन सा सही होगा। देखो, इससे पहले का एक चैप्टर अपन ने पूरा किया था, चैप्टर नंबर 5। वहां आपने न्यूटन का गति का द्वितीय नियम आपने पढ़ा था, और वहां आपने ये चीज आपके क्लियर हो गई थी कि संवेग में परिवर्तन की जो दर थी वो आरोपित बाह्य बल के समानुपाती थी। न्यूटन गति का द्वितीय नियम यही था। आंतरिक बलों का इसमें कोई योग नहीं था। तो अर्थात इसमें जो आंसर जाएगा किस ऑप्शन के लिए जाएगा, बाह्य बल के लिए। तो देखिए, तो अपन क्या कह सकते हैं कि बहुकर्ण निकाय के कुल संवेग में आंतरिक बलों का योगदान 0 होता है। बहुकर्ण निकाय के कुल संवेग में कुल संवेग में आंतरिक बलों का योगदान 0 होता है। बहुकर्ण निकाय के कुल संवेग में आंतरिक बलों का योगदान क्या होता है, 0 होता है। अतः कुल संवेग में परिवर्तन की दर कुल संवेग में परिवर्तन की दर केवल बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। कुल संवेग में परिवर्तन की दर केवल बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें, बाह्य बल। अब देखिएगा नंबर डी, इसी के अपन डी पार्ट की ओर बात कर दें। इसके डी वाले पार्ट के अंदर ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, वो देखिएगा। ये कह रहे हैं किन्हीं दो पिंडों के अप्रत्याश टक्कर में, किन्हीं दो पिंडों के अप्रत्याश टक्कर में वे राशियां किन्हीं दो पिंडों के अप्रत्याश टक्कर में वे राशियां जो टक्कर के बाद नहीं बदलती, वे राशियां जो टक्कर के बाद नहीं बदलती हैं। अब देखो, इसमें ये क्या कह रहे हैं, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा ऑप्शन में अपन को दिया है। अप्रत्याश टक्कर का है, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा ऑब्लिक, एक तो दिया है इन्होंने निकाय की कुल गतिज ऊर्जा ऑब्लिक कुल रेखीय संवेग, और एक ऑप्शन में दिया है कुल ऊर्जा। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन है कि
नहीं बदलती है उसके अंदर निकाय की कुल गतिज ऊर्जा है, रेखीय संवेग और कुल ऊर्जा में से क्या आएगा देखेगा। यहां सॉल्यूशन हल कर रहे हैं अपन इसे। तो ध्यान रहे कि जो अप्रत्याश टक्कर होती है, अप्रत्याश टक्कर में निकाय का कुल रेखीय संवेग और कुल ऊर्जा तो सदैव संरक्षित रहेगी, कुल गतिज ऊर्जा की सदैव क्या होती है, हानि होती है। देखो टक्कर कोई सी भी हो, सभी टक्करों के अंदर ऊर्जा तो संरक्षित है, कुल ऊर्जा तो संरक्षित है, कुल रेखीय संवेग भी संरक्षित रहेगा। निकाय का, पिंड का तो चेंज हो जाता है, इंटरचेंज होता है, पिंड का तो रेखीय संवेग गतिज ऊर्जा इंटरचेंज हो जाती है, लेकिन कुल जो निकाय की अगर अपन बात करें तो कुल निकाय के लिए वो संरक्षित रहता है। लेकिन अप्रत्याश टक्कर में गतिज ऊर्जा की क्या होती है, सदैव हानि होती है। तो अपने पास क्या आंसर इसका लिख सकते हैं, अपन जो कह सकते हैं दो पिंडों की अप्रत्याश टक्कर में निकाय का कुल रेखीय संवेग, आप कह सकते हैं दो पिंडों की अप्रत्यास्थ टक्कर में, दो पिंडों की अप्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल रेखीय संवेग, निकाय का कुल रेखीय संवेग, निकाय का कुल रेखीय संवेग तथा कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। एवं कुल ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। और कुल गति, और ये कह सकते हैं गतिज ऊर्जा की सदैव क्या होती है, हानि होती है। क्योंकि आपने प्रूफ कर लिया था इसी चैप्टर में कि अप्रत्याश टक्कर से पहले की कुल गतिज ऊर्जा और अप्रत्याश टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा, दोनों के मान में फर्क था। यानी टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा में से टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा के मान को अगर अपन घटा रहे थे तो मान कैसा आ रहा था, धनात्मक आ रहा था, यानी ऊर्जा की क्या थी, हानि थी। उसका अपन ने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। संरक्षित रहती है, कुल गतिज ऊर्जा में सदैव क्या होती है, हानि होती है। कुल गतिज ऊर्जा की, कुल गतिज ऊर्जा की सदैव हानि होती है। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी थ्योरेटिकल पार्ट थे जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन जो चारों पार्ट थे ABCD। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें भी ऐसे ही है। यहाँ तो अपन को 3 में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, वहां पर आपको ट्रू और फॉल्स यानी सत्य और असत्य बताना है, उसका कारण भी लिखना है कि ये सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों। वहां अपन को कारण को स्पष्ट करना है, जबकि यहाँ भी खैर अपन ने कारण भी स्पष्ट किया है साथ साथ ही। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं अभी। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 अपनी ही बुक का NCERT बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसकी अपन इसके अंदर बातें करेंगे। क्या क्वेश्चन है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बतलाइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। बतलाइए कि निम्नलिखित कथन, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ये लो
ये अपन को इस पे जवाब देना है ट्रू या फॉल्स, लेकिन अपन इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, इसका स्पष्टीकरण भी अपन साथ साथ ही लिखेंगे। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, तो लिख देते हैं अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, यानी उसका कारण भी अपन को इसमें साथ साथ ही लिखना है। अब देखिएगा भाई क्वेश्चन कौन कौन से हैं। नंबर ए, पहला जो क्वेश्चन है, अपन देखो इन क्वेश्चनों को सबको, चारों को भागों को एक साथ ना लिख करके एक एक क्वेश्चन का अपन आंसर साथ साथ ही देते जाएंगे, वो अपने लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिएगा, नहीं तो बोर्ड पे क्वेश्चन ही लिखे रह जाएंगे। नंबर ए अपन बात करें, पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो पिंडों की प्रत्याश टक्कर में किन्हीं दो पिंडों की प्रत्याश टक्कर में, किन्हीं दो पिंडों की प्रत्याश टक्कर में प्रत्येक पिंड का संवेग व ऊर्जा संरक्षित रहती है। टक्कर में प्रत्येक पिंड का संवेग व ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये क्वेश्चन में आपने दिया हुआ है। अब इसको ये बताना है कि सत्य है या असत्य है। मैं फिर से बोल देता हूं, किन्हीं दो पिंडों की प्रत्याश टक्कर में प्रत्येक पिंड का संवेग व ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो देखिए यहां अपन इसका उत्तर दें, ये सत्य है या असत्य है। ध्यान दो, मैंने जब टक्कर पॉइंट लिखाया था तब आपको अच्छे से ये चीज स्पष्ट कर दी थी कि जो पिंडों की जो प्रत्याश टक्कर होती है अथवा अप्रत्याश जो टक्कर होती है, किसी भी प्रकार की टक्कर हो, उस टक्कर के अंतर्गत संवेग तो पूरे निकाय का संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। लेकिन ध्यान रहे, एक पिंड या एक कण के लिए नहीं था, उनके तो संवेग आपस में क्या होते हैं, बदलते हैं। यहां क्या कहा है इस क्वेश्चन में, देखो, किन्हीं दो पिंडों के प्रत्याश टक्कर में प्रत्येक पिंड का, ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक पिंड का। तो वे पिंड का तो संवेग क्या होता है, वेरी करता, चेंज करता है, इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन निकाय का संरक्षित रहता है। तो कथन क्या हुआ, ये असत्य हुआ, फॉल्स है। तो अपन इसके उत्तर में क्या लिखेंगे भाई, इसके में अपन लिख देंगे असत्य। ये लो असत्य, क्योंकि कारण लिख देते हैं, क्योंकि प्रत्याश टक्कर में निकाय का संवेग व ऊर्जा संरक्षित रहती है। परंतु पिंडों के संवेग वे गतिज ऊर्जाएं बदल जाती हैं। ये लो भाई, नंबर एक क्वेश्चन अपन ने इसका सोल्व कर लिया। अब अपन बात करते हैं नंबर बी की। किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक व बाह्य बल क्यों न लग रहा हो, क्वेश्चन लिख लें अपन, किसी भी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक या बाह्य बल क्यों ने
लग रहा हो। किसी भी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक या बाह्य बल क्यों नहीं लग रहा हो, आंतरिक में बाह्य बल क्यों नहीं लग रहा हो, क्यों नहीं लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा सर्वथा संरक्षित रहती है। निकाय की कुल ऊर्जा सर्वदा संरक्षित रहती है। अब देखिए भाई, अब इसका उत्तर देना है कि ये सत्य है या असत्य है। गौर कीजिए, इसमें क्या करें, असत्य कथन हो गया। क्यों असत्य कथन हो गया? क्योंकि बाह्य बल के कारण कार्य संपन्न होता है, जिससे कुल ऊर्जा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। भाई बाह्य बल कार्य करेगा, बाह्य बल लगेगा तो उसके कारण कार्य संपन्न होगा, कार्य होगा तो ऊर्जा का रूपांतरण हो जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये कथन भी कैसा है, असत्य। ये लीजिए असत्य। क्योंकि, चलो कारण भी लिख ही देते हैं। कथन कैसा है, ये असत्य है क्योंकि बाह्य बल के कारण कार्य संपन्न होता है। क्योंकि बाह्य बल के कारण कार्य संपन्न होता है। ये लीजिए, असत्य है क्योंकि बाह्य बल के कारण कार्य क्या होता है, संपन्न होता है, जिससे कुल ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। जिससे कुल ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। देखो भाई क्वेश्चन तो एक ही है, क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन इस एक क्वेश्चन के कितने पार्ट है वो भी तो आप देखें। अब अपन ले रहे हैं नंबर सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट ये कह रहा है कि प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में, प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए, प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में, किसी बंद लूप में, प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में, किसी पिंड की गति में, किसी पिंड की गति में किया गया कार्य, बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है। प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ये कह रहे हैं किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है। तो आपको ये जवाब देना है सत्य है या असत्य। देखो भाई, अब इसका अगर अपन जवाब दें तो यहां ये भी आंसर होगा इसका असत्य, फॉल्स होगा, झूठा होगा। क्यों होगा असत्य? क्योंकि बंद लूप में किया गया कार्य केवल संरक्षी बलों के लिए है, शून्य होना। लेकिन अगर असंरक्षी बल है, जैसे घर्षण बल है, तो उसके लिए किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। तो अपन इसका कारण भी लिख देते हैं। पहले तो अपन आंसर लिखते हैं कि आंसर कैसा होगा, असत्य है ये। क्यों है वो भी अपन लिख देते हैं, क्योंकि क्या है कथन इसका, असत्य है। क्यों है, अब इसका अपन कारण लिख देते हैं। देखिए भाई, क्योंकि बंद लूप में किया गया नेट कार्य, क्योंकि बंद लूप में किया गया नेट कार्य क्योंकि बंद लूप में किया गया नेट कार्य
केवल संरक्षित बल क्षेत्र में, नेट कार्य केवल संरक्षित बल क्षेत्र में, क्योंकि बंद लूप में किया गया नेट कार्य केवल संरक्षित बल क्षेत्र में शून्य होता है। क्षेत्र में शून्य होता है। असंरक्षित बल जैसे घर्षण बल के लिए कार्य शून्य नहीं होता। असंरक्षित बल जैसे घर्षण बल के लिए कार्य शून्य नहीं होता। तो ध्यान रहे, असंरक्षित बल के लिए कार्य शून्य नहीं होता है। संरक्षित बल के लिए बंद लूप में किया गया कार्य नेट कार्य क्या है, शून्य है। तो यहां अपन ने 7वें क्वेश्चन के ए, बी और सी यानी कि 3 पार्ट अपन ने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन बात करेंगे इसके डी पार्ट की। एक बार आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए भाई, अब इसका अपन डी पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। डी पार्ट में ये क्या कह रहे हैं, नंबर डी देखें। नंबर डी में कह रहे हैं किसी अप्रत्याशित टक्कर में किसी अप्रत्याशित टक्कर में किसी निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा, किसी अप्रत्याशित टक्कर में किसी निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा, किसी अप्रत्याशित टक्कर में किसी निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा से सदैव कम होती है। अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा से सदैव कम होती है। ये पूछ रहे हैं ये सत्य है या असत्य है। तो देखिएगा, बिल्कुल सिंपल आंसर हो जाएगा, ये सत्य है, क्योंकि अप्रत्याशित टक्कर में सदैव गतिज ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। तो अंतिम गतिज ऊर्जा, ये तो अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि अप्रत्याशित टक्कर में क्या होती है, टक्कर से पहले की कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा का अगर अपन अंतर निकालते हैं तो ये अंतर एक धनात्मक राशि आती है, पॉजिटिव आती है, यानी कि गतिज ऊर्जा के मान में क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ पर आंसर इसका कह देंगे सत्य है, ये सत्य, क्योंकि अप्रत्याशित टक्कर में सदैव गतिज ऊर्जा की हानि होती है। क्योंकि अप्रत्याशित टक्कर में सदैव गतिज ऊर्जा की हानि होती है। ये लीजिए, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 अपने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी इसी प्रकार से 4 पार्ट दिए हुए हैं।
जिस तरह से 4 पार्ट 7 में थे, देखो 6 में भी ऐसे ही था, 7 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, और 8वां जो क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे 8 नंबर का, उसके अंदर भी इसी प्रकार के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है जो कि बेसिक टॉपिक पर आधारित है। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होंगे, आसान होंगे। देखिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 अपनी ही बुक का, एनसीईआरटी बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो भी देखिए। इसमें भी ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं, निम्नलिखित का उत्तर ध्यानपूर्वक कारण सहित दीजिए। निम्नलिखित का उत्तर, निम्नलिखित का उत्तर ध्यानपूर्वक कारण सहित दीजिए। ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। अब देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले बात करूं क्वेश्चन नंबर ए की। क्वेश्चन नंबर ए में कह रहे हैं, किन्हीं 2 बिलियर्ड गेंदों के प्रत्याश टक्कर में, किन्हीं 2 बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ टक्कर में किन्हीं 2 बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ टक्कर में, प्रत्यास्थ टक्कर में क्या गेंदों के टक्कर की अल्प अवधि में, प्रत्यास्थ टक्कर में क्या गेंदों की टक्कर की अल्प अवधि में, किन्हीं 2 बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ टक्कर में क्या गेंदों की टक्कर की अल्प अवधि में, अल्प अवधि में जब वे संपर्क में होती हैं, अल्प अवधि यानी जब वे संपर्क में होती हैं। किन्हीं 2 बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ टक्कर में क्या गेंदों की टक्कर की अल्प अवधि में, ध्यान रखना अल्प अवधि से तात्पर्य क्या है, केवल वही समय जब गेंदें संपर्क में आती हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं, कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। अल्प अवधि में कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। देखिए किन्हीं 2 बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ टक्कर में क्या गेंदों की टक्कर की अल्प अवधि में कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। देखिए उत्तर देंगे अपन इसका। तो देखो इसका उत्तर ये बन जाता है कि प्रत्यास्थ टक्कर में तो अपन ने पढ़ा है कि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, बिल्कुल सही बात है, पूरे निकाय के लिए यही है। लेकिन देखिए यहाँ अल्प अवधि वाली बात कर रहे हैं, यानी कि जब वो संपर्क में आती है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा इसी ऊर्जा के रूप में बदलती है कुछ क्षण के लिए, बहुत ही मिनिमम टाइम है, अल्प अवधि के लिए ऐसा होता है। जब उस अल्प अवधि के लिए ऐसा हो रहा है, दूसरा उसके कारण उसमें विकृति आ रही है, आंतरिक ऊर्जाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो अपन इसमें पहले क्वेश्चन में क्या है कि ध्यानपूर्वक कारण सहित दीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक कारण सहित अपन को क्या देना है, इसका उत्तर देना है। तो बताइए अब इसका क्या जवाब अपन दे सकते हैं। कह सकते हैं प्रत्यास्थ टक्कर की अल्प अवधि में कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि पहले गतिज ऊर्जा इसी ऊर्जा में, तत्पश्चात पुनः गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वो रूपांतरित हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं, तो देखो प्रत्यास्थ टक्कर की अल्प अवधि में
अल्प अवधि यानी कि जब वे संपर्क में होती हैं। प्रत्यास्थ टक्कर की अल्प अवधि यानी जब वे संपर्क में होती हैं तब प्रत्यास्थ टक्कर की अल्प अवधि जब वे संपर्क में होती हैं तब कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। दो गतिज ऊर्जा के लिए पूछा है इन्होंने। तब कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। कुल गतिज ऊर्जा उस स्थिति के अंदर क्या है, संरक्षित नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहती है वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि देखो कारण लिख देते हैं, क्योंकि पहले गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि पहले गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, तत्पश्चात क्योंकि कुछ क्षण के लिए संपर्क में जो आ रही है रुक रही हो, तत्पश्चात पुनः गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तत्पश्चात पुनः गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ये लो, यह अपने 8वें क्वेश्चन का ए भाग अपन ने कंप्लीट कर लिया है। थ्योरेटिकल एक बढ़िया पार्ट था। अब अपन बात करेंगे इसके बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, दो गेंदों के किसी प्रत्यास्थ टक्कर की लघु अवधि में दो गेंदों की किसी प्रत्यास्थ टक्कर की किसी प्रत्यास्थ टक्कर की लघु अवधि, वही अल्प समय वाली बात आ गई। दो गेंदों की किसी प्रत्यास्थ टक्कर की लघु अवधि में कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। लघु अवधि में कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ये इसमें कह रहे हैं। अब अपन को इसमें उत्तर देना है कि वो संरक्षित रहता है अथवा नहीं रहता है। देखिए भाई, एक कॉन्सेप्ट आप फिर से मैं याद दिला दूं कि टक्कर प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो, रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है। लेकिन रखना, रेखीय सदैव संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग का क्या है, आदान प्रदान अवश्य होता है, यानी एक पिंड से दूसरे पिंड पर। लेकिन निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो अपन यो कह सकते हैं इसके लिए रेखीय संवेग निकाय का, यो कहते हैं अपन इसे। निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, लेकिन पिंडों के रेखीय संवेग का आदान प्रदान
आदान प्रदान अवश्य होता है। निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, लेकिन पिंडों के रेखीय संवेग का आदान प्रदान अवश्य होता है, यानी वो आपस में इंटरचेंज जरूर होते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके सी भाग की, कि भी सी भाग के अंदर ये क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ तक अपन ने जान लिया है, 8वें का ए और 8वें का बी पोर्शन अपन ने देख लिया है। अब अपन इसका सी और डी भाग की बात और करते हैं। देखो इसका जो सी भाग है वो ये कह रहा है कि अगर जो ए भाग है और जो बी भाग है, अगर इन दोनों भागों के अंदर प्रत्याश टक्कर की जगह अगर अप्रत्याश टक्कर होती तो आंसर में क्या परिवर्तन आ जाता। चलो देखते हैं एक बार। आठवें का सी भाग देखिएगा। सी भाग में ये कह रहे हैं किसी अप्रत्याश टक्कर के लिए, भाई ए और जो बी भाग था उसमें तो कैसी टक्कर थी, प्रत्याश टक्कर थी। अब यहां इसके अंदर क्या कह रहे हैं, अप्रत्याश टक्कर कह रहे हैं। तो देखिए किसी अप्रत्याश, क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहे हैं, किसी अप्रत्याश टक्कर के लिए, किसी अप्रत्याश टक्कर के लिए, प्रश्न ए व बी के लिए, प्रश्न ए व बी के लिए, प्रश्न ए व बी के लिए आपके उत्तर क्या हैं, के लिए आपके उत्तर क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो भैया ए और बी में तो जो पूछा गया था ऊर्जा के बारे में और संवेग के बारे में बी में पूछा गया था, लेकिन वो प्रत्याश टक्कर से संबंधित था। और यहाँ क्या क्या कर दिया, इस क्वेश्चन के अंदर चेंज इन्होंने अप्रत्याश कर दिया। चलो लिखते हैं इसके उत्तर को भी। देखिए भाई अगर अप्रत्याश है तो अपन क्या कह सकते हैं, गतिज ऊर्जा तो संरक्षित नहीं रहेगी परंतु संवेग क्या रहेगा, संरक्षित। क्योंकि अप्रत्याश टक्कर में अपन जानते हैं गतिज ऊर्जा में हानि होती है सदैव, और संवेग सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो अपन क्या कह देंगे, अप्रत्याश टक्कर में सदैव गतिज ऊर्जा की हानि होती है। अप्रत्याश टक्कर में सदैव गतिज ऊर्जा की हानि होती है। अतः अपन क्या कह सकते हैं, अतः गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं, अतः गतिज ऊर्जा, अतः गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं, परंतु रेखीय संवेग, जिसे अपन केवल संवेग भी कह रहे हैं, परंतु रेखीय संवेग सदैव संरक्षित। ये अपने पास इसका आंसर दे दिया है अपन ने। अब नंबर डी और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नंबर डी क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि दो बिलियर्ड गेंदों की स्थितिज ऊर्जा, यदि दो बिलियर्ड गेंदों की स्थितिज ऊर्जा, यदि दो बिलियर्ड गेंदों की स्थितिज ऊर्जा केवल उनके केंद्रों के मध्य, स्थितिज ऊर्जा केवल उनके केंद्रों के मध्य, यदि दो बिलियर्ड गेंदों की स्थितिज ऊर्जा केवल उनके केंद्रों के मध्य
केवल केंद्रों के मध्य पृथक्करण दूरी, केंद्रों के मध्य पृथक्करण दूरी पर निर्भर करती है। दूरी पर निर्भर करती है तो टक्कर प्रत्यास्थ होगी या अप्रत्यास्थ। तो टक्कर प्रत्यास्थ होगी या अप्रत्यास्थ। ये लो भाई, ये क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर? यदि दो बिलियर्ड गेंदों की स्थिर ऊर्जा केवल उनके केंद्रों के मध्य पृथक्करण दूरी पर निर्भर करती है तो टक्कर प्रत्यास्थ होगी या अप्रत्यास्थ। अब देखिएगा, तो टक्कर प्रत्यास्थ होगी या अप्रत्यास्थ, अपन क्या आंसर देंगे? टक्कर प्रत्यास्थ होगी। क्यों होगी देखिएगा आंसर में अपन कह दें कि टक्कर प्रत्यास्थ होगी क्योंकि जब स्थिर ऊर्जा केवल केंद्रों के मध्य की पृथक्करण दूरी पर निर्भर करती है तो कार्यकारी बल सदैव कैसा होगा? संरक्षी बल होगा। और अगर संरक्षी बल होगा तो बल संरक्षित होते हैं तो उसके अंदर टक्कर कैसी होगी भाई? प्रत्यास्थ ही होगी। तो यहां अपन इजीली कह सकते हैं, तो देखिएगा, तो मैं क्या कह सकता हूं, टक्कर कैसी होगी? आंसर में क्या लिखेंगे? टक्कर प्रत्यास्थ होगी। क्योंकि टक्कर प्रत्यास्थ होगी क्योंकि, अब देखिए इसका कारण लिख दें, क्योंकि जब स्थिर ऊर्जा, क्योंकि जब स्थितिज ऊर्जा केवल केंद्रों के मध्य पृथक्कारी दूरी पर निर्भर होती है, क्योंकि जब स्थिर ऊर्जा केवल केंद्रों के मध्य पृथक्कारी दूरी पर निर्भर होती है, क्योंकि जब स्थिर ऊर्जा केवल केंद्रों के मध्य पृथक्कारी दूरी पर निर्भर होती है तो कार्यकारी बल संरक्षित होते हैं। तो कार्यकारी बल संरक्षित होते हैं। ये लीजिए, ये अपन ने 8वां क्वेश्चन भी यहाँ वेल अपडेट कंप्लीट कर लिया। आपने देखा होगा कि 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये एक ही क्वेश्चन के 4-4, 5-5 इन्होंने भाग कर रखे थे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन थे जो अपन ने सोल्व कर लिए। अब जो क्वेश्चन सोल्व होंगे वो होंगे न्यूमेरिकल बेस, यानी कि आंकिक प्रश्न जो हैं वो अब स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। वो भी अच्छे क्वेश्चन हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन हैं उनको अब अपन सोल्व करके देखते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप इसमें नोट कीजिए। देखिए, अपन अपनी बुक के एनसीईआरटी बुक के आपको खुद को पता है कि हर क्वेश्चन कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लिया हुआ होता है, इसलिए अपन सभी क्वेश्चन जो अनसोल्व क्वेश्चन है उन सभी को अपन सोल्व कर रहे हैं।